अभिनंदन अपार। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस फेसबुक कम यूट्यूब चैनल आज़ादी की कहानी के 37वें एपिसोड में। अभी पिछले एपिसोड और इस एपिसोड के बीच का जो समय थोड़ा सा आप लोगों को इंतज़ार करवाया मैंने, असल में नवरात्रि के समय चल रहे थे और पूजा पाठ का माहौल था, शोर शराबा चारों तरफ था और हम भी अंतर साधना में लीन थे, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर से हम आपको अपनी कहानी की दुनिया में वापस ले चलते हैं। हम आपको बता रहे थे कि जयप्रकाश नारायण जेल से, हजारीबाग जेल से भागकर आ जाने के बाद जब उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया और क्रांति की मशाल अपने हाथों में थाम ली, उसके बाद की जो परिस्थितियां थी उस पर मैं चर्चा कर रहा था और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूं वो ये कि क्रांतिकारियों का यह मत था कि जयप्रकाश नारायण में वस्तुतः ऐतिहासिक आकर्षण था। जिस परिस्थिति में वे जेल से बाहर आए उसने उनके व्यक्तित्व को और अधिक निखारा, क्योंकि उसके फलस्वरूप क्रांतिकारियों को संगठित होने का स्वअवसर मिल गया था। यह सच है कि जिस समय अगस्त क्रांति प्रारंभ हुई उस समय क्रांतिकारियों ने यह नारा दिया था कि किसी भी गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं किया जाए। क्रांतिकारियों को यह समझाया गया था कि जेल को जेल नहीं समझे। फलस्वरूप क्रांतिकारियों ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जेल में बंद किए गए आतंकवादी जेल से बाहर आने का प्रयास करें ताकि ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उनकी इसी विचारधारा का असर था कि मकरमपुर निवासी यमुना सिंह ने गिरफ्तार होने के बाद अकेले ही चंद क्रांतिकारी साथियों के सहयोग से मधुबनी जेल तोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को बाहर निकाल दिया। श्री गुरमैता और वशिष्ठ नारायण सिंह ने दरभंगा जेल से भाग निकलने में सफलता प्राप्त की एवं ये सभी लोग आजाद दस्ता के सक्रिय सदस्य बन गए। इस प्रकार बिहार को केंद्र बनाकर आजाद दस्ता ने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। वामपंथी विचारधारा वाले तमाम राष्ट्रीय नेता यथा श्री अच्युत पटवर्धन, अरुणा अशरफ अली, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में यह क्रांतिकारी संस्था निरंतर विकास की मंजिलें तय करने लगी। दूसरी तरफ गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को अपना ऐतिहासिक उपवास प्रारंभ कर दिया जो 22 दिनों तक चला। उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो चली थी। उनकी मौत निकट जान सरकार ने उनके मित्रों को बातचीत करने की छूट दे दी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य भी गांधी जी का आंदोलन जारी रखने की संबंधित मतामत से जानकार होने हेतु बंबई पहुंच गए थे। खतरा मोल लेकर भी श्रीमती सुचेता कृपलानी उनसे मिली। इस भेंट के दौरान संचालक मंडल को अनेक बातों का पता चला, जैसे गांधी जी नहीं चाहते कि कांग्रेस के नाम से आंदोलन चलाया जाए। आंदोलन के संचालकों को खुलकर अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सबूताज बंद कर देना चाहिए। श्री गांधी जी की यही धारणा खुलकर सामने आई। गांधी जी ने कहा किसी जयप्रकाश और अरुणा अशरफ अली प्रकट हों या गुप्त रहें, इसका निर्णय उन पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। फलतः संचालकों और उनके हितैषियों में खूब बहस मुहावसा हुआ। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस का नाम नहीं इस्तेमाल करने की बात व्यक्तिगत तौर पर मान ली और खुद को आजाद दस्ता से ही पूर्णतः संबद्ध रखने का दृढ़ निश्चय किया। परंतु लोगों के लिए कांग्रेस का नाम छोड़ना कठिन था, क्योंकि वे मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से जनता का सहयोग प्राप्त करना संभव नहीं था। फलतः सबों ने मिलकर तय किया कि हम लोग ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नाम न लेकर अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से सारे काम करें। प्रांतों में भी ऐसा ही करने का निश्चय किया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिहार ने भी तुरंत व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। केंद्र की तरह प्रांतीय कार्यकर्ताओं में भी मत वैभिन्न उत्पन्न होने लगा, परंतु जनसंपर्क में आने वाले अधिकांश कार्यकर्ता सरकार को अपना दुश्मन मानते थे। बिहार के प्राय प्रत्येक जिले में इन क्रांतिकारियों ने अप्रैल में राष्ट्रीय दिवस बनाया। बांका थाना में ठीक बलूचियों के संगीन के सामने क्रांतिकारियों की टोली ने नारे लगाते हुए झंडा फहराया। टोली में श्री विंध्यश्री सिंह, उनकी पत्नी मानकी देवी और उनके 2 पुत्र और एक क्रांतिकारी विश्वेश्वर शर्मा शामिल थे। लड़कों को तो मारपीट कर छोड़ दिया गया, लेकिन अन्य तीनों क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया गया। सेंट्रल स्टूडेंट काउंसिल की स्थापना की गई।
इससे संबंध छात्र इंडियन नेशनल कांग्रेस के आदेशों का प्रचार करने में तल्लीन हो गए। इसके प्रधान शहीद अनिरुद्ध कुमार बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, जिनकी अपनी वृद्धा मां का पूर्ण सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। यह काउंसिल युवा क्रांतिकारियों में काफी लोकप्रिय हो गया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान श्याम सुंदर प्रसाद को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनका कार्यकर्ताओं से वैचारिक तालमेल नहीं था। परिणाम स्वरूप उनकी अनुमति के बिना ही सेंट्रल स्टूडेंट काउंसिल की योजना के अनुसार कार्यकर्ता एकत्रित हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बिहार शाखा के डायरेक्टरेट का संगठन कर लिया गया। डायरेक्टरेट के 7 पदों में से एक को छोड़कर शेष सभी पदों पर क्रमशः सूरजनाथ चौबे, शिवनंदन मंडल, राम नारायण चौधरी, अनिरुद्ध कुमार सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह एवं श्याम बाबू को नियुक्त किया गया। इस प्रकार नेशनल कांग्रेस द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को पूर्ण करने में स्टूडेंट काउंसिल से संबद्ध क्रांतिकारी जुट गए एवं उन्हें इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। इस बीच ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आगा खां महल पर धावा बोलकर 9 अगस्त मनाने की योजना बनाई गई। बिहार से करीब 100 क्रांतिकारी कार्यकर्ता बंबई के लिए रवाना हुए। कुछ तो बंबई पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिए गए, कुछ वहां से पुणे के लिए रवाना हुए और दादर में उन्हें गिरफ्तार कर वर्ली जेल में भेज दिया गया। लेकिन कुछ लोग आगा खां महल के पास पहुंच ही गए, जिसमें महनार वैशाली के श्री गौरी शंकर सिंह और शिव प्रसाद भी थे। इन क्रांतिकारियों को वहां बुरी तरह पीटा गया और 7 दिनों तक हाजत में रखने के बाद यरबदा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। बिहार में प्राय सभी जगहों पर क्रांतिकारी गतिविधियां काफी जोरों से चलाई जाने लगी, परंतु जन समर्थन भी ऊपर के कार्यकर्ताओं को सही मार्ग पर लाने में असफल सिद्ध हुई। श्याम बाबू एवं उनके समर्थकों का विचार था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अहिंसात्मक गतिविधियों को ही कार्य रूप देना चाहिए, इसके कार्यकर्ता को सशस्त्र क्रांति में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इसलिए सशस्त्र क्रांतिकारियों की संस्था आजाद दस्ता के सदस्यों को आईएनसी के डायरेक्टरेट में शामिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके सहकारी जयप्रकाश नारायण के विचारों से बेहद प्रभावित थे एवं उनमें ही आस्था रखते थे। फलतः वे श्याम बाबू की बातों को सुन तो लेते थे पर अमल में नहीं लाते थे। यही कारण था कि जब श्री ब्रजकिशोर ने जयप्रकाश नारायण से मिलने का प्रस्ताव किया तो यह सोचकर श्याम बाबू राजी हो गए कि वहां जाकर विचारधारा का स्पष्टीकरण हो सकेगा। दोनों जब नेपाल पहुंचे थे, श्री सूर्यनारायण सिंह ने इन दोनों को जयप्रकाश बाबू के यहां पहुंचाने के लिए अपने एक साथी शशि के हवाले कर दिया। 19 मई की रात थी कि क्षमा करेंगे 29 मई की रात थी। तीनों एक जमींदार की कामत में टिके। सुबह शशि जो श्री गुलाब चंद्र गुप्ता उर्फ गुलावली से पूछताछ करने बाहर गए तो देखा कि श्री जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वैद्यनाथ आदि नेपाली पुलिस के घेरे में है। वहीं शौच के लिए गए जयप्रकाश नारायण ने शशि जी से कहा कि प्रताप को खबर करो, जो ही हम सरहद पार करें वे चाहे जैसे हो हमें छुड़ा ले। प्रताप श्री सूर्यनारायण सिंह का छद्म नाम था। शशि लौटकर कामत पर श्याम बाबू और ब्रजकिशोर बाबू को इसकी सूचना देने के बाद सूरज बाबू को संदेश देने निकल पड़े, लेकिन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहे श्री श्याम और ब्रजकिशोर की विमूढ़ता दूर की जयप्रकाश दल ने वहीं पहुंचकर जिसके संतरियों ने उनको भी कैद कर लिया। 20 मई की रात पुलिस दल ने वही गुजारी। 21 मई को वो लोग हनुमान नगर जेल में ले जाए गए। वस्तुतः नेपाल की तराई में जयप्रकाश की गतिविधियों से भारत की अंग्रेज सरकार अनजान नहीं थी। सिर्फ यही स्थल की जानकारी नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही सही स्थान की जानकारी मिली, नेपाल के राजा पर अंग्रेजी दबाव बढ़ने लगा। यद्यपि राजा अंग्रेजी दबाव की उपेक्षा करते रहे, तथापि जैसा किसी जयप्रकाश नारायण ने कुमार प्रशांत से 1975 के आरंभ में जनता कूच की तैयारी के दौरान ग्वालियर के रेस्ट हाउस में 1942 के आंदोलन से संबद्ध अपनी स्मृतियां सुनाते हुए स्वीकार किया कि अंग्रेजों के लिए राजा की उपेक्षा और हमारी गतिविधियां असहनीय हो रही थी। वायसराय ने शक्ति की। फलतः एक दिन अहले सुबह नेपाल पुलिस ने हमारे शिविर को अपने घेरे में ले लिया। अचानक चारों तरफ से खुद को घिरा देखकर हम लोग भौचंक रह गए। हमारे साथ राम मनोहर लोहिया, श्यामनंद सिंह और डॉक्टर वैद्यनाथ झा भी उस समय वहीं मौजूद थे। हम सभी गिरफ्तार कर लिए गए। मार्ग में ही श्याम सुंदर प्रसाद,
संयोजक बिहार प्रांतीय सत्याग्रह समिति और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पुराने सदस्य ब्रजकिशोर शास्त्री, जो मुझसे ही मिलने जा रहे थे, इसी नेपाली पुलिस दल के द्वारा पकड़ लिए गए। तब हम सभी को एक साथ हनुमान नगर जेल ले जाया गया। मार्ग में मैंने अपनी टोली के एक युवक के माध्यम से सूरज नारायण सिंह को संदेश भेजा। मेरा यह प्रयास सफल रहा और आजाद दस्ता के वीर युवकों ने सूरज बाबू के नेतृत्व में धावा बोलकर हम लोगों को नेपाल पुलिस की कैद से छुड़ा ले जाने में सफलता प्राप्त की। वस्तुतः उस युवक क्रांतिकारी युवक शशि ने अपनी जिम्मेदारी समझी और अगले सुबह शिविर में जेपी की गिरफ्तारी की खबर पहुंचा दी। इस खबर ने सूरज बाबू और उनके स्वाधीनता सैनिकों में खलबली मचा दी। वे जेपी को छुड़ाने के लिए आतुर हो गए। सूरज बाबू ने लगभग 50 दस्ता के सैनिकों के साथ, जो बंदूकों एवं साधारण हथियारों से लैस थे, हनुमान नगर की ओर प्रस्थान किया। 30 मील के फासले को पार कर क्रांतिकारी हनुमान नगर पहुंचे। उस समय रात्रि के 1 बज रहे थे जब सूरज बाबू के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जेल पर हमला किया। उस हमले में शामिल एक क्रांतिकारी सीताराम सिंह ने उस रात जेल पर किए गए आक्रमण का विवरण देते हुए बताया कि 1:30 बजे जब एक संतरी लघुशंका के लिए निकला तो उसको हम लोगों ने पकड़कर बांध लिया और पूछा कि वहां कितने संतरी हैं, कितने द्वार हैं, किधर मैगजीन है। फिर हम लोगों ने योजना बना ली कि एक गिरोह का काम टेलीफोन लाइन काटने का होगा, जिसका नेतृत्व यमुना सिंह करेंगे, और दूसरे गिरोह का काम लकड़ी के गोदाम में आग लगाने का होगा, जिसके लिए देवनारायण गुरुमैता को नियुक्त किया गया। तीसरे गिरोह में हम लोग थे, सूरज बाबू और सरदार नित्यानंद सिंह जी एक गेट पर, दूसरे पर हम सीताराम सिंह और अमीर सिंह। मेरे पास खाली बांस का फट्टा था, मगर हम लोगों ने संतरियों से ही 2 बंदूकें छीन ली। इसी बीच गुरुमैता ने गोदाम में आग लगा दी और एक संतरी को नित्यानंद सिंह ने गोली मार दी, वह वहीं मर गया। दूसरा जख्मी हुआ। गोली की आवाज से सोए सिपाही उठे और आग लगी देखकर गोली चलाते हुए भागे। फिर तो 2 तरफा गोली चलने लगी। इसी आपाधापी में सभी गिरफ्तार नेता निकल भागे। इस प्रकार हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण और लोहिया को मुक्त कराकर आजाद दस्ता ने अपनी उपादेयता प्रमाणित कर दी। इसके बाद वीर सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर अपने नेताओं को मुक्त करा लिया। इसमें श्री सूरज बाबू के अतिरिक्त श्री सीताराम सिंह, श्री अमीर सिंह, श्री देवनारायण गुरुमैता और श्री यमुना सिंह ने अपनी दिलेरी का विशेष परिचय दिया। इस घटना में श्री गुलाब चंद्र गुप्ता और गुलाबी की गोलियों ने जो गुल खिलाए, उसका ख्वाब भी नेपाल ने नहीं देखा था। इस बीच महेंद्र गोप पकड़े गए तथा उन्हें फांसी की सजा हुई, परंतु सियाराम सिंह अंत तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। 29 अगस्त 1943 ईस्वी को आजाद दस्ता के सैनिकों ने सोनवर्षा थाना पर धावा किया, गोली चली और सरदार नित्यानंद सिंह, अर्जुन सिंह, फौदी मंडल, लड्डू शर्मा तथा राम अवतार झा शहीद हो गए। हनुमान नगर जेल से मुक्त होकर जयप्रकाश नारायण कलकत्ता पहुंचे। उन्होंने सिंगापुर अवस्थित सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद सरकार से संपर्क स्थापित करने की बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहे। 18 सितंबर 1943 ईस्वी को वे अमृतसर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा लाहौर जेल में डाल दिए गए। उस वक्त मुल्क में लाहौर का किला हिंदुस्तान का नाजी कैंप नंबर 1 कहलाता था। सर्वश्री रामनंदन मिश्र एवं जयचंद्र विद्यालंकार सदृश दंडभोगी देशभक्तों का कहना था कि नाजियों के द्वारा दी गई यंत्रणाओं की आवृत्ति यदि हिंदुस्तान में कहीं होती थी तो वह लाहौर का नारकीय किला था। वस्तुतः जयप्रकाश नारायण को भी वहां नित्य नए नए ढंग से प्रताड़ित किया जाने लगा और उन्हें लगातार दिन भर अथवा रात भर सोने नहीं दिया गया। परंतु क्रांतिकारी काल से भी जूझते हैं, यह कहावत जयप्रकाश नारायण ने वहां पूर्णतः चरितार्थ कर दी। वे टस से मस नहीं हुए। इधर उनके प्रकाश पुंज से आजाद दस्ते के 10,000 नौजवान अनवरत प्रभावित होते रहे और प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी गतिविधि से ब्रिटिश हुकूमत तथा उसके एजेंटों को नाकोदम करते रहे, जिससे मजबूर होकर सरकार को उन्हें लाहौर किले से आगरा सेंट्रल जेल तबादला करना पड़ा। वहां ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्री सोरेन सेन और भारत सरकार के होम मेंबर मैक्सवेल उनसे मिलने गए। कहा जाता है कि वार्तालाप के दौरान उन लोगों ने हिंसा अहिंसा के संबंध में प्रश्न किया, जिसके जवाब में जयप्रकाश जी ने साफ शब्दों में कहा, हमारा मकसद आजादी से है, अगर अहिंसा से मिली तो फिर क्या कहना है, लेकिन आवश्यकता हुई
तो हिंसा से भी उसे प्राप्त करने में हम जौ भर पीछे नहीं हटेंगे। जयप्रकाश जी की इस स्पष्टोक्ति से राम मनोहर लोहिया 11 अप्रैल 1946 को जयप्रकाश नारायण के साथ आगरा जेल से रिहा कर दिए गए। क्रांतिकारी गतिविधियों में हिंसा की उपादेयता पर प्रकाश डालते हुए बलदेव नारायण, जो स्वयं सशस्त्र क्रांति से काफी निकट का संबंध रखते थे, राष्ट्रीय आंदोलन काल में का अभिमत है कि सशस्त्र क्रांति के मार्ग का अनुसरण करके ही दुनिया का कोई राष्ट्र अब तक अपनी आजादी प्राप्त करता आया है। और आज भी दुनिया इतनी सुधर नहीं गई है कि राष्ट्र उस सनातन मार्ग को छोड़ दे। जब तक शोषण का अंत करने में सत्याग्रह को कामयाबी नहीं मिलती, तब तक सुपरिचित राह से चलने की प्रवृत्ति उस सनातन मार्ग को लुप्त नहीं होने देगी। जिस हद तक अहिंसा अधूरी है, उस हद तक समाज सशस्त्र क्रांति को अपनाएगा ही अपनाएगा। उसको साधक मिलेंगे और आपत्ति काल में समाज लाभान्वित भी होगा। इसीलिए अहिंसा एवं सशस्त्र क्रांति के समर्थकों के बीच आपसी संघर्ष एवं मनमुटाव उचित नहीं जान पड़ता। उनको अलग अलग अपने संगठन का निर्माण कर अपने अपने साधन के विकास में लग जाना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अहिंसावादियों का ही संगठन रहने देना चाहिए, क्योंकि सशस्त्र क्रांतिकारियों के लिए आजाद दस्ता रूपी एक सशक्त प्लेटफॉर्म मौजूद है। आतंकवादियों को उसे ही मजबूत करना चाहिए। उन्हें हिंसात्मक कार्यकर्ताओं से टकराव की नीति पर चलकर अपनी शक्ति कम नहीं करनी चाहिए। श्याम सुंदर सिंह के आलोचक मात्र आजाद दस्ता वाले ही नहीं थे, बल्कि स्टूडेंट्स काउंसिल ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी लोग थे। यथाशक्ति डायरेक्टरेट के सदस्यों के बीच व्याप्त मतभेद को दूर करने का प्रयास किया गया, पर प्रयास निरर्थक ही सिद्ध हुआ। अंग्रेज प्रशासन ने श्याम सुंदर एवं क्रांतिकारी शिवनंदन मंडल को गिरफ्तार कर लिया। ब्रजकिशोर प्रसाद पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। अनिरुद्ध प्रसाद भी सन रूप से रोगग्रस्त थे। केवल क्रांतिकारी सूरज नारायण चौबे एवं राम नारायण चौधरी ही डायरेक्टर के रूप में सक्रिय थे। अतः क्रांतिकारियों ने यह महसूस किया कि प्रांतीय स्तर के डायरेक्टरेट का पूर्ण संगठन किया जाए। अतः बिहार के प्रत्येक जिले में क्रांतिकारी प्रतिनिधियों की बैठक 29 अगस्त 1943 को आयोजित की गई। क्रांतिकारी संगठनों से संबद्ध कुछ क्रांतिकारी आरा में भी क्रियाशील थे। वे वहां के युवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर अग्रसारित कर रहे थे। ऐसे लोगों में अंबिका प्रसाद और शिवपूजन सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे कर्मठ क्रांतिकारी युवक थे, जो युवकों, श्रमिकों एवं कृषकों को क्रांतिकारी गतिविधियों को की ओर प्रेरित करते थे कि वे आजाद दस्ता में सम्मिलित हो जाएं, ताकि बिहार को अंग्रेजों से मुक्त किया जा सके। लेकिन सभी क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण एक जैसे नहीं थे। आजाद दस्ता के संबंध में जयप्रकाश नारायण के दृष्टिकोण का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उस समय क्रांतिकारियों की भूमिका किस प्रकार की थी। अपने सहयोगियों से कलकत्ता के गुप्त प्रवास के दौरान वार्तालाप करते हुए जयप्रकाश बाबू ने स्पष्ट किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार शाखा के लिए प्रचार, प्रकाशन, प्रदर्शन तथा सत्याग्रह के अन्य काम करना ही उचित है। हाँ, वातावरण अनुकूल हुआ तो इसकी ओर से तोड़फोड़ भी हो सकता है। दूसरा, आजाद दस्ता से संबंधित क्रांतिकारी सिपाहियों को उनमें नहीं घुसना है, उनका अपना संगठन है और उन समूहों को उसे मजबूत बनाना है। तीसरा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पार्टी के ऐसे सदस्य जो हिंसात्मक ढंग से काम करना चाहते हैं, उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, और जो सदस्य सशस्त्र क्रांति के समर्थक हैं, उन्हें आजाद दस्ता की गतिविधियों में सक्रिय रूप से योगदान करना चाहिए। चौथा, अहिंसा मार्गियों एवं आतंकवादी क्रांतिकारियों की गतिविधियों में तो पर्याप्त भिन्नता होना स्वाभाविक ही है, लेकिन उन दोनों को एक ही दूसरे के साथ सद्भावना रखनी अत्यंत आवश्यक है। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ न तो विरोधात्मक प्रवृत्ति रखनी चाहिए और न ही विरोधात्मक प्रचार प्रसार करना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। शेष अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।